नमस्कार मित्रों। लगातार अब विषय सामने आ रहा है कि टेट पास शिक्षा मित्रों का क्या होगा। टेट पास शिक्षा मित्र क्या करें? क्यों? क्योंकि वो टेट क्वालिफाइड है, वो एलिजिबिलिटी उनके पास है जो उन्हें सहायक अध्यापक बना सकती है और उन्हें बनना चाहिए। लेकिन चूंकि वो शिक्षा मित्र है, इसलिए शिक्षा मित्र होना उनके रास्ते में रोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया, उसमें लगभग 115 टेट पास शिक्षा मित्रों ने रिट पिटीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि उन्हें रेगुलराइज किया जाए, उन्हें सहायक अध्यापक बनाया जाए। और एक कल यानी 9 मार्च को, जी जी वकील साहब, ये हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट। क्षमा करें, मैं अपने दर्शकों से समझना चाहता हूं। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया और ये रिट पिटीशन थी। और हमारे साथ वकील साहब है, पहले तो मैं परिचय करा दूं। त्रिपाठी जी, आप इनको पहचानते हैं, शिक्षा मित्रों के मानदेय के लिए इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। स्वागत है सर आपका इस मंच पर एक बार फिर से। और आपको देखकर बहुत सारे लोगों को उत्साह और ऊर्जा मिलेगी। और धन्यवाद करेक्ट करने के लिए। मिस्टेकली मैं सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था, लेकिन ऑब्वियसली ये हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है जो कल का ऑर्डर है। और इसमें ये कहा गया है इन शिक्षा मित्रों को कि आप अपनी बात जो है रखें इंडिविजुअली एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन के सामने, और उनको 2 महीने के भीतर जवाब देना है रेगुलराइजेशन के संबंध में, यानी कि नियमित किए जाने के संबंध में सहायक अध्यापक के पद पर। तो टेट पास शिक्षा मित्रों की इस रिट पिटीशन का और इस पर आए ऑर्डर का क्या अर्थ है? क्या 9 मार्च 2026 का ये आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जज है श्रीमती मंजू रानी चौहान का कोई मायने रखता है टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस रिट पिटीशन को गंभीरता से लेने की बात सोची होगी इस तरह के आदेश के बाद? इसी बात को समझना है। इसकी लीगल स्टैंडिंग क्या है इस आदेश की, इसको समझना है वकील साहब से। आदरणीय त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं और इन्होंने पहले भी, जैसा मैंने आपको बताया, कि शिक्षा मित्रों का मामला लंबे समय तक लड़ा है और फिर इस मामले में काउंसिल है और इन्होंने केस को आर्ग्यू किया है। तो सर, क्या हुआ नटशेल में हमारे दर्शकों को बताएं। ये रिट पिटीशन क्या थी, क्या प्रेयर की गई और क्या जो आदेश आया है उसमें क्या है? शिक्षा मित्रों के जो मानदेय बढ़ाने की बात थी कि इनको जी मिनिमम इक्वल पे पर इक्वल वर्क के आधार पर दिया जाए, तो उसमें हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था। उसी के बाद ये शिक्षा मित्र स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दिए थे कि हमारी शिक्षा को, हमारे सर्विस को रेगुलाइज किया जाए। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया स्टेट गवर्नमेंट को, आप इन पे डिसीजन लीजिए। वो था, डायरेक्शन था 11/6/2025 का। फिर ये शिक्षा मित्र यहाँ पर रिट फाइल किए हैं। ये सारे क्वालिफाइड हैं, एनसीटी के जो भी पैरामीटर्स हैं सब टीईटी क्वालिफाइड हैं जी। इनका जो लीगल बेसिस है कि ये क्वालिफाइड हैं। जो टीचर जहां इनकी नियुक्ति हुई है सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट हुई है। आप इसको ध्यान दें, जितने शिक्षा मित्र रखे गए पीपल टीचर रेशियो के आधार पर रखे गए। मतलब यदि किसी टीचर की वैकेंसी खाली है, उन्हीं की जगह पर रखा गया है। इनको ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कहीं 5 पोस्ट सैंक्शन है, स्कूल वाइज सैंक्शन पोस्ट नहीं होती है, डिटर्मिनेशन होती है बेसिक में। 5 टीचर की जरूरत थी, 2 रिटायर हो गए तो 2 ही शिक्षा मित्र रखा गया। 3 रिटायर हुए तो 3 शिक्षा मित्र रखा गया। इसके मतलब सारे शिक्षा मित्रों को उनके सब जो टीचरों की मौलिक पद है उस पर रखा गया था। उसके बाद रेगुलेशन हुआ, कैंसिल हुआ। 2017 के बाद स्टेट गवर्नमेंट हम लोगों को फिर से रख लिया जी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। आज भी हम पीपल टीचर रेशियो के तहत ही रखे गए हैं, टू मेंटेन द पीपल टीचर रेशियो। मतलब कि हम लोग टीचर हैं, ऑल द शिक्षा मित्र आर टीचर। जहां बच्चे छात्र शिक्षक अनुपात, तो एक तरफ छात्र हो गए, एक तरफ शिक्षक हो गए। अब तो शिक्षक तो हो गए, टीचर के डिफिनेशन में हम लोग आ गए।
अब सवाल है कि टीचर को कितना सैलरी मिलनी चाहिए। तो जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसमें ये है कि यदि आप एक तरह का काम करते हैं जी आपको वही सैलरी मिलनी चाहिए जो आपका साथ वाला कर रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। एक व्यक्ति जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आता है, ओपन मार्केट इसको कहते हैं। एक व्यक्ति जो आउटसोर्स किया जाता है या ओपन मार्केट से नहीं आ रहा है, उनको एक क्लास में नहीं रखा जा सकता है। इसीलिए जगजीत सिंह के केस में, स्टेट ऑफ पंजाब और जगजीत सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों को मिनिमम पे स्केल पर रखा जाए। यही आर्गुमेंट हमारा जो शुरू में जितेंद्र भारती वाले केस में था, कोर्ट ने इसीलिए एक्सेप्ट किया कि इनको इस बात के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले मिनिमम पे स्केल पे। और दूसरा कोर्ट का डायरेक्शन ये था कि इनको लिविंग एज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि लिविंग एज को सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में डिफाइन किया है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ इनकम का जो पैरामीटर है, गरीबी रेखा जैसे बनाई जाती है, तो 2700 कैलोरी अर्बन एरिया के लिए है, 2400 कैलोरी रूरल एरिया के लिए है। ये अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमारे हैं, जैसे वित्त का है और वर्ल्ड बैंक का है, सबका है, अलग अलग रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि लिविंग एज क्या होना चाहिए, उसको कम से कम इतनी कैलोरी मिले। इतनी कैलोरी कैसे मिलेगी, उस तरह के फूड उसको मिले। उस तरह के फूड कैसे मिलेंगे, उस तरह के फूड उसको खरीद सके वो। तो कितना पैसा लगेगा, फूड खरीद ले। उसके बाद उसको कपड़ा पहनना है, तो 70 मीटर 80 मीटर कपड़ा वो साल भर में खरीद सके एक व्यक्ति। उसके बाद वो अपने बच्चों को शिक्षा दे सके, उसका कितना होना चाहिए। इस तरह के तमाम ऐसे पैरामीटर हैं जिसके आधार पर लिविंग एज डिटरमिन होता है। उसके बाद बचा, तो शिक्षा मित्रों का ये कहना है जो क्वालिफाइड है कि एनसीटी द्वारा क्वालिफाइड टीचर हैं, हम वही काम कर रहे हैं। एक रेगुलर टीचर को सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, मतलब उनको पेंशन, सैलरी, पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी, उसके बाद सब कुछ मिलता है। सबसे बड़ी चीज है कि डाइंग हार्नेस, उनके यदि उनकी डेथ हो जाती है उनके वार्ड को मिलता है, ग्रेच्युटी मिलता है, जीपीएफ मिलता है। अभी पहले भी 9 ऐसे कोड्स थे, एक्ट थे, जिसके अंदर डेली वेजर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो श्रमिक के लिए सोशल सिक्योरिटी दिया गया था, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोडिफाई कर दिया है कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 या 22। तो जब आपने एक रेगुलर एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी दे दिया, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सोशल सिक्योरिटी दे दिया, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारा आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। और सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऐसे जजमेंट्स हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैन एनी टाइम बी चैलेंज, जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो। एक ग्रुप को आप सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं, 2 ग्रुप को दे रहे हैं, बीच में हमको नहीं दे रहे हैं। ये आर्गुमेंट ये था कि हमें भी ये सोशल सिक्योरिटी कैसे मिलेगी जब हम रेगुलर हो जाएंगे। स्वाभाविक है। तो हमको रेगुलर सैलरी दी जाए और हमको सोशल सिक्योरिटी की बेनिफिट, ये सब जितने पेंशन हो और भी जो बेनिफिट है, डाइंग हाउस, हमारे वार्ड का मध्य विभाग से हमारी डेथ हो गई, किसी शिक्षामित्र की, उसको वार्ड को नौकरी मिल जाए, उसके पेरेंट्स, पहले क्या था कि पति पत्नी या बच्चे, माइनर बच्चे, वही डिफिनेशन थे फैमिली के। 2022 के कोड में
इसको 20 के कोड में इसको फैमिली का डिफिनेशन बढ़ा दिया गया, माँ बाप को जोड़ दिया गया है। जी जी जी। तो इसी बीच में मेरा आर्गुमेंट यही था कि अब उसमें अड़चन ये थी कि जो आनंद कुमार यादव में रेगुलेशन कैंसिल कर दिया गया, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं? आनंद कुमार यादव का जजमेंट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, उमा देवी, स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस उमा देवी। उसमें कोर्ट ने कहा कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब बैकडोर एंट्री नहीं हो सकती है। वो आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा कि एवरीबॉडी हैड नॉट गिवन द चांस टू पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन। लेकिन उसमें एक लाइन और लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग ऑर्गन। ये 1964 का जजमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का। उसमें भी कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग ऑर्गन। लिविंग ऑर्गन मीन्स ये अपने शेप को बदलता है समय के साथ। जैसे हम लोग छोटे थे तो जब आवश्यकता थी तो कैसा था, बड़े हुए तो कैसा हुआ, उसी अनुसार शरीर को ढाल लेते हैं अपना, कोई मोटा हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो क्या 2006 का जजमेंट है, जब लिविंग ऑर्गन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही है, तो क्या इस चेंज नहीं होना चाहिए? हमने इंटरनेशनल ट्रीटी में साइन किया है। यूएन का चार्टर ये है कि आप सैलरी दीजिए, जो हमारे आर्टिकल से कॉन्स्टिट्यूशन से बधा है कि हम उसको बधे हुए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जग्गो श्रीपाल अन्य जजमेंट में, इधर रिसेंट के जजमेंट में ये कहा कि उमा देवी में ये नहीं कहा गया कि आप एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। उमा देवी में ये कहा कि आप बैकडोर एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ तो एक्सप्लॉयटेशन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन सब केसों में रेगुलर कहा कि आप लोग इनको रेगुलर कर दिए, सिंस दे आर वर्किंग मोर देन 15 ईयर 20 ईयर्स एंड दे आर वर्किंग लाइक रेगुलर टीचर्स। हाँ, दे आर वर्किंग। तो चूंकि ये मैंडेमस की रिट थी, कोर्ट कोई ऑर्डर था नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को हमने एप्लीकेशन जो शिक्षा में दिए थे एप्लीकेशन, उस पर डिसीजन नहीं लिया, तो बट नेचुरल है कि जो जागरूक हैं शिक्षा मित्र, विजिलेंट है, कोर्ट भी करे कि कोर्ट कैन नॉट हेल्प टू द फेंस सीटर, जो घर पर बैठ के आराम कर रहे हैं उनके लिए कोई सहयोग नहीं है। हाँ, वो तो बहुत सिंपल फंडा है। जी जी। और प्यासा कुएं के पास जाता है कि कुआं प्यासा के पास आता है, ये तो सब जानते ही हैं। तो आपको विजिलेंट तो होना पड़ेगा। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि आप सारी बात लिखिए, क्योंकि वो जो एप्लीकेशन दिया गया था उसमें सारी बात लिखी गई थी। तो कोर्ट कन्विंस हुई, तो कहा कि आप इस डिसीजन लीजिए, और ओपन भी कर दिया कि अभी भी कुछ और कहना हो तो आप कह सकते हैं। अच्छा, हाँ, एक चीज और बता दें जी। इन्हीं कुछ शिक्षा मित्र टीईटी वालों ने आर्गुमेंट के समय वो बात लाई गई, एक विनय कुमार के नाम से रिट है। अच्छा, बैच ऑफ रिट पिटीशन फाइल हुई थी, उसको डिसमिस कर दिया गया, ये कहते हुए कि आनंद कुमार का जजमेंट उसमें एक्सेप्ट कर लिया गया कि वो बाइंडिंग है हमारे। ओके। वो बातें लाई गई कोर्ट के सामने, उसकी अपील की है वो लोग। हेलो जी, हाँ हाँ, उसकी अपील किया गया, अपील भी खारिज हो गई। ओके। तो अंडरटेकिंग वो कंसंटेड ऑर्डर है, उसको कोर्ट सामने लाया गया। हम कही ये कंसंटेड ऑर्डर है, हम आनंद कुमार जजमेंट को इस सीमा तक नहीं मानते हैं, ये सही है। हम क्योंकि कोई जजमेंट एक पार्ट तक ऐसा नहीं है कि पूरा सही हो, ठीक है, उसमें वो बातें थी, अब समय बदल गया है। तो क्या जो 2005-6 का जजमेंट है वो आज के दिन कितना प्रासंगिक है? और ये आपका आर्गुमेंट था? हाँ, मेरा आर्गुमेंट था, इसलिए कोर्ट ने ये मेंशन किया। देखिए इसमें लिखा है, हाँ,
learned counsel for petitioner, however, submit that in view of the changed circumstances, wherein observation has been made by Honorable Apex Court in Jaggo Sripal C. Dharam Singh Supra, the case of petitioner may be considered. तो ये तो बड़ी बड़ी पॉजिटिव बात है सर। मैं इसको समराइज कर दूं, इन 3 जजेस का जो ये जो केस कोट किया गया है, एपेक्स कोर्ट इन जग्गो श्रीपाल एंड श्रीपाल धर्म सिंह, इस केस को कंसिडर करे स्टेट, और इसमें आदेश दिया गया है कि भाई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के सामने पिटिशनर्स अपना इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट लेकर जाएं और उनको 2 महीने के भीतर इनको बताना है कि उन्होंने क्या करना है इस पे। हाँ, जो भी उनको डिसीजन लेना है, दे आर फ्री टू टेक डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड पास रीजनड एंड स्पीकिंग ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि अब इसका अर्थ मैं समझ गया सर, आप कह रहे हैं इसको लॉ के आलोक में ही इस पर डिसीजन लिया जा सकता है। आप आलोक में रीजनड एंड स्पीकिंग ऑर्डर उनको पास करना पड़ेगा कि क्यों हम एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, जो भी करें या रिजेक्ट करते हैं। अब आपको इसकी गुंजाइश क्या दिखती है सर, एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा? नहीं, ऐसा है कि पॉजिटिव ही हर समय रहना चाहिए। ओके, हम क्यों कहें कि स्टेट गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देगी? ठीक है। अब आप ये बताइए सर, अब आप ये बताइए कि मान लीजिए ये सब लोग 115 लोग इंडिविजुअल अपना डॉक्यूमेंट लेकर सचिव महोदय के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें रेगुलराइज करिए, और लगभग 50,000 से भी ज्यादा टेट पास शिक्षा मित्र हैं, तो क्या वो सब ऐसा कर सकते हैं इस ऑर्डर के बाद? अब इसमें तो पिटिशनर शब्द लिखा है। पिटिशनर, इसका मतलब ये 115 पिटिशनर्स पर ही ये आदेश लागू है। जो कोर्ट का लाइन है वो वही मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल, आपने सही कहा, मैं भी यही पढ़ रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसको क्लैरिफाई करना बेहतर समझा। The petitioner stand disposed with the assertion that in case petitioners submit individual, petitioner means that who has filed the petition. ओके, तो सर ये तो सिर्फ 115 लोग हैं, अच्छी बात है, जागरूक है, सही बात है, ये सोए हुए नहीं थे, ये अपने अधिकारों को लेकर, अपनी परिस्थितियों को लेकर जागरूक थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में टेट पास शिक्षा मित्र हैं, उनका क्या होगा सर? अब उनके लिए तो हम तो कोई ऐसा कोई ओपिनियन नहीं दे सकते हैं कि क्या होगा। ऑल राइट, ठीक है। दूसरी बात मेरी ये है कि एक टेट पास शिक्षा मित्रों का एक समूह सुप्रीम कोर्ट के सामने गया है फरवरी के महीने में, और उनका ये कहना है एक माइसलेसनेस एप्लीकेशन के जरिए कि 2021 में सरकार ने एक वादा किया था शिक्षा मित्रों से कि वो 51,000 से ज्यादा कुछ पदों की भर्ती निकालेंगे और उसमें उनको मौका मिलेगा। यही आनंद कुमार जजमेंट में जो वेटेज देने की या रिलैक्सेशन देने की जो बात कही गई है उस तरह का, और उसमें जो टेट पास शिक्षा मित्र है उनके लिए मौका बन जाएगा, तो इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। उस मूव को आप कैसे देखते हैं एज अ लॉयर, एज अ लीगल प्रैक्टिशनर? देखिए, आनंद कुमार के जजमेंट में कोर्ट ने एक लिबर्टी दे दिया था, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट 1,70,000 शिक्षा मित्र आर देयर। 2 बार इनको वेटेज दिया जाएगा, 2 बार मौका दिया जाएगा, 2 बार मौका दे दिया गया। फिर कुछ शिक्षा मित्र अपने मिनिमम वेज के लिए गए थे हाई कोर्ट, उसके बाद वो डिसमिस हुई तो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार और मौका इनको दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, आप स्टेट गवर्नमेंट के ये नहीं कह सकते हैं कि पोस्ट क्रिएट करिए और जितनी आपने पोस्ट मान ली 5 लाख पोस्ट सैंक्शन है। आरटी एक्ट में है, प्रोविजन है कि आपको 10% से ज्यादा, उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये करना आना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट क्रिएट करे। पोस्ट क्रिएट की है, अभी देखिए जितने भी विधानसभा में प्रश्न किए जाते हैं उनका यही आंसर रहता है कि हमारा पीपल टीचर रेशियो मेंटेन है। तो सबसे पहले तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि 4.5 लाख टीचर हैं, इसमें 4 लाख काम कर रहे हैं, 50,000 वैकेंसी है,
अब उसमें जो वेटेज की तीसरी बार वेटेज की, तो सरकार भर्ती करे या ना, क्योंकि ये नहीं कि आप कह सकते हैं कि सरकार को दबाव बना सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप स्वयं। हाँ, कोर्ट के माध्यम से आप कर सकते हैं कि सिंस वी आर क्वालिफाइड एंड नो वैकेंसी हैज बीन अकर्ड, 2018 बाद कोई वैकेंसी नहीं, हम ओवर एज हो जाएंगे। उसमें सर, हाँ मैं समझ गया, आपकी बात आ गई सर। उसमें जो है ये कहा गया है कि आपने ही प्रॉमिस किया था अंडरटेकिंग देके कोर्ट से कि हम 51,000 की भर्ती निकालेंगे, वो आज तक निकली नहीं है। तो वो बेसिकली एक कंटेंट एप्लीकेशन होनी चाहिए थी, लेकिन पिटिशनर्स का ये कहना है कि वो राज्य सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने एक माइसलेसनेस एप्लीकेशन दाखिल। वो विषय मेरे सामने है नहीं, तो मैं उस पर कमेंट क्या करूं, क्या कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन एक सदाबहार जो सिंपल फंडा समझिए, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत रिट फाइल होती है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत फाइल होती है, और 136 के तहत एसएलपी फाइल होती है, लीव टू अपील, हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करने के लिए। ओके, उसमें कोर्ट लीव देती है। हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट एंड अदर राइट के लिए भी आप आ सकते हैं। इस मामले में हाई कोर्ट का इसको बड़ा है, इसीलिए आप कभी कभी देखते होंगे कि जमीन के मुकदमे को लेकर भी हाई कोर्ट में लोग आ जाते हैं। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं जमीन के मुकदमे के लिए। आपको आपका फंडामेंटल राइट जो दिया गया है वो ब्रीच हो रहा है, उसी के लिए कल जा सकते हैं। अब 136 के तहत जो पावर इस्तेमाल किया जाता है वो हाई कोर्ट में यदि कोई हुआ, जो इंटरवेनिंग एप्लीकेशन मिसलेनियस एप्लीकेशन है, अब उसमें हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है हाई कोर्ट में अब सुप्रीम कोर्ट की इस पोजीशन, क्योंकि एप्लीकेशन मीन्स एप्लीकेशन, वो आर्टिकल 32 में नहीं फाइल होती है, वो आर्टिकल 226 में नहीं फाइल होती है, तो उसकी कोई लीगल एंटिटी, हाँ वो आर्टिकल 32 के तहत कोई मुकदमा चल रहा है, आपने इंटरवीन किया तो कोर्ट में कंसीडर, जैसे हाई कोर्ट में है इंटरवेनर को कोई रिलीफ नहीं मिलता है, लेकिन सिंस द कोर्ट हैज पावर टू मोल्ड द रिलीफ, कोर्ट कह देती है कि जितने लोग हमारे सामने हैं उनको मैं रिलीफ दे रहा हूं। ओके, तो दे हैव नॉट फाइल्ड रिट पिटीशन जी, लेकिन राइट नहीं है। जैसे आप रिट फाइल करते तो आप कह सकते हैं, अभी देखिए ये वैकेंसी का मामला चल रहा है 72,000 वाला, फिर 12,400 भी चल रहा है, उसमें तो कोर्ट ने कह दिया कि इस डेट तक जो रिट फाइल किए हों या इंटरवेनिंग फाइल किए हों सुप्रीम कोर्ट में वही आ सकते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो काउंसिल हूं नहीं, तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूं कि क्या वहां चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। वो उस मसले को मैं लगातार कवर कर रहा हूं सर, मेरे दर्शक जानते हैं। उसके जो अधिवक्तागण हैं उनसे भी मैं संपर्क में हूं, और उसमें 2 तरह की लिस्ट है जो रजिस्ट्री को सबमिट की जा रही है, जो कि नोडल अधिकारी 3 बनाए गए थे, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो अब जो लिस्ट उन्होंने अभ्यर्थियों की बनाई है 2 किस्म की है, वो रजिस्ट्री को दी जा रही है, और संभवतः रजिस्ट्री को दी भी जा सकती है जी 72,825 पे, जो पिटिशनर्स हैं या जो आईए के जरिए पहुंचे हैं। उसमें भी वो समस्या है। हाँ, एक ग्रुप ये कह रहा है कि कट ऑफ डेट वो नहीं होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के गए थे, कट ऑफ डेट आज का देना चाहिए। हाँ, उसमें है दिक्कतें, सही कहा आपने, वो बहुत पेचीदा मामला है सर, उस पर बात करके जो है वो हम लोगों का विषय बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन एक बात आपने जो कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो ऑर्डर आया है 9 मार्च 2026 का, जिसमें आपके इस आर्गुमेंट को जज साहिबा ने एक किस्म से स्वीकार किया है कि हालात बदले हुए हैं, और इन बदले हुए हालात की रोशनी में इन टेट पास शिक्षा मित्रों के एप्लीकेशन को सरकार को देखना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, और उस पर रीजन यानी कि बहुत ठोस कारणों के साथ उत्तर देना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है अपने आप, पॉजिटिव मूड है जी, बड़ा पॉजिटिव नोट पर है। तो ये जो आपने बताया है, कई जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं वो आपकी बात सुनेंगे और इस जजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से उनको
ऑक्सीजन थोड़ी ज्यादा मिलेगी हाँ, इस जरूर बात को सुनने से पहले वाली। और मैं ये भी अपेक्षा करता हूं सर कि ये जो मानदेय जो 18,000 घोषित हुआ है, अ, इस पर भी आप कोई टिप्पणी करेंगे आज, चूंकि आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। अभी जी गवर्नमेंट ऑर्डर आने दीजिए फिर। अच्छा, मुझे इंतजार रहेगा, गवर्नमेंट ऑर्डर आने के बाद मैं फिर से एक बार आपसे संपर्क करूंगा, हाँ, चूंकि आपने उसके लिए क्योंकि कानूनी लड़ाई लड़ी है। जो जितेंद्र भारती का जजमेंट है जी, उसके अकॉर्डिंग ये 18,000 नहीं है। तो मैं डायरेक्ट इसको अंडरलाइन करता हूं, आदेश अंडर आने दीजिए। हाँ हाँ, वो किस पैरामीटर पे है, क्या है उसमें, कैसे है जी। वो कंटेम्पचुअस हो जाएगा। कारण कि कोर्ट ने उसमें स्पष्ट कहा था दे में कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी, इन्होंने हम्म। कमेटी की रिपोर्ट आई, फिर कंटेंट हम्म। के सामने कहा कि दे अथा स्टेट एम्प्लॉई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई कैन नॉट टेक डिसीजन सच ए पॉलिसी डिसीजन। हम्म। फिर मैंने रिव्यू फाइल किया, रिव्यू पेंडिंग है। जी जी। उसके बाद इन्होंने 17,000 घोषणा, 18,000 घोषणा की। अच्छी बात है, हम्म। कुछ बढ़ा भी है, कुछ सरकार ने कुछ किया है, लेकिन हम्म। उसमें जो ऑब्जर्वेशन था डिसेंट एंड लिविंग, डिसेंट जी। लिविंग, उसको जो लाइन थी वो बहुत महत्वपूर्ण। तो क्या 18,000 आप स्किल्ड वर्कर का इस समय जोड़ेंगे 850 रुपया समथिंग है। मिनिमम वेज एक्ट के तहत जो रिवाइज होता है लिविंग एज, स्किल्ड वर्कर का करीब 850 शायद है, हम्म। मैं यदि गलत ना हूं तो क्या शिक्षा मित्रों को उससे भी कम मिलना चाहिए जो टीचर है? मैं मैं आपका इशारा समझ गया। दूसरी बात ये भी है कि रेगुलराइज होना, किस पोस्ट पे होना, किस टर्म में होना, जैसे बिहार में क्या हुआ, झारखंड में, बिहार में, झारखंड की बात रखेंगे, ये रेट में लगा था झारखंड वाला मैटर भी। वहां उन्होंने ऐसे टीचरों को, पैरा टीचर जिसको कहते हैं अन्य जिलों में, अन्य स्टेट्स में, अलग कैडर बना दिया, उनको रेगुलर टीचर से थोड़ा सा पैसा कम दिया, लेकिन परमानेंट कर दिया। देखिए रेगुलर होने से आपका लाभ ये है ना कि आपको कोई, जैसे मान लीजिए एक आज के दिन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को यदि आप हटा देते हैं तो कोर्ट में आते हैं तो कोर्ट के सामने ये रहता है कि व्हाट इज योर राइट टू कंटिन्यू। लेकिन आप रेगुलर हो जाते हैं तो आपका राइट क्रिएट हो जाता है, दे कैन टेक डिसीजन ओनली। इसमें कोई शक ही नहीं है सर त्रिपाठी साहब, इसमें कोई शक ही नहीं है कि रेगुलर हो जाने से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए। इससे बड़ा गिफ्ट, इससे बड़ा उपहार या इससे बड़ा संघर्ष का प्रतिफल। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई इमीडिएट नीड के लिए रखा जाता है। इसका कॉन्सेप्ट जो है, जैसे मान लीजिए हमारे ऑफिस में, हमारा ही ऑफिस है, 5 लोगों की जरूरत है, काम बढ़ गया तो एक की और जरूरत है, तो 5 को मैं रेगुलर सैलरी दे रहा हूं, एक को कम सैलरी पर रख रहा हूं कुछ दिन के लिए, उससे ये बता के रख रहा हूं कि तुमको मैं 3 महीने इस काम के लिए रख रहा हूं। तो 1999 में जो ये आया था, ये इस काम के लिए आया था कि रेगुलर टीचर वो उनके पास नहीं थे, इसको चलाना था, तब शिक्षा मित्र। लेकिन 1999 से लेकर 2026 तक क्या आपके पास, इसके मतलब है कि यदि आपके पास इसकी आवश्यकता लगातार बनी रही है, तभी तो हमको रखे हैं, आप निकाल देते भाई। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को गवर्नमेंट जब चाहता है निकाल दे। इसीलिए अब देखिए इसमें और भी है, इंटर कॉलेज में इसे शिक्षा मित्रों के 99 में इनका गवर्नमेंट ऑर्डर आया, 2000 में वो सब उनका गवर्नमेंट ऑर्डर आया। वो गेस्ट लेक्चरर के रूप में, गेस्ट टीचर के रूप में रखे गए थे, वो भी ऑनरेरियम मानदेय पे ही रखे गए थे 11 महीने के लिए। उनको 2006 में रेगुलर कर दिया गया और 2014 में उनको पूरा जो पास सर्विस है उसका लाभ दे दिया गया। अब वो रेगुलर सब्जेक्ट एक्सपर्ट, गेस्ट लेक्चर नहीं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, वो रेगुलर लेक्चरर, रेगुलर टीचर हो गए। उनको सैलरी नहीं दी गई, पिछली वाली सैलरी की नहीं जोड़ी गई, लेकिन उनकी पास सर्विस, उससे क्या हुआ कि उनके क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ गई, पेंशन बढ़ जाएगा।
इसी तरह डिग्री कॉलेजों में यूपी में इसी मानदेय जो गेस्ट लेक्चरर रखे गए थे, अब उसका नाम जैसे अपने यहाँ यूपी उत्तर प्रदेश में डिग्री कॉलेज में जो पढ़ाते थे उनको लेक्चरर ही कहा जाता था। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के लिए था। जी जी। अब नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर वहां भी होते हैं, प्रोफेसर का पदवी नहीं है। वो लोग उन लोगों को भी रेगुलर कर दिया गया। और सब आप इस समय प्रोफेसर हो गए। तो यही स्टेट गवर्नमेंट 2 पॉलिसी तो लाई ही है, खुद ही लाई है। इसके अलावा 2016 में इन्होंने रेगुलेशन रूल लाया। फिर रेगुलेशन रूल्स बार बार आते रहते हैं। 90 में आया, 93 में आया, 2001 में आया, फिर 2016 में आया। 2016 में कहा गया कि जो 2001 तक काम 2001 कट ऑफ डेट था, उस डेट तक जो आए हैं सर्विस में, इसमें काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर किया जाए। लेकिन उसमें शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया गया है 2016 के रेगुलेशन में। उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। अब ये जागरूकता की कमी, या उस समय तो रेगुलर थे ही, ये काम कर ही रहे थे, लोग 2017 में बाहर हो गया। यही वजह रही होगी, सही कहा आपने। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशन करती नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ग्रुप सी, ग्रुप डी, इवन द प्रोफेसर, इन सबको रेगुलाइज करती रहती है। अभी और देखिए, इसी प्राइमरी में जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, डिसेबल बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर पोस्ट सैंक्शन की है। जो इटिनेरेंट टीचर थे उसमें, जो कॉन्ट्रैक्ट पर ही नियुक्त हुए थे, उनको उस पर अपॉइंट करने का आदेश कर दिया है जी। तो अच्छा, उसमें ये भी है कि जो रेगुलर टीचर 1981 उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन टीचर सर्विस रूल्स 1981 के तहत जितनी पोस्ट सैंक्शन थी, उसमें से 55,000 पोस्ट निकाल दिया गया है ऐसे टीचरों को नियुक्त करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट थे जो कि इंटीरियर टीचर। तो ऐसा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि कोर्ट का है कि अब जैसे आप उसको याद, पहले जो वर्किंग प्लेस पे वुमन के लिए कोई राइट नहीं था, प्रोटेक्शन जी। हाँ, जबकि इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन का ये था कि इनको राइट होना चाहिए। उसी चार्टर का लाभ लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा के केस में एक गाइडलाइन जारी किया, कोर्ट कैन फिल अप द गैप। यदि सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है तो कोर्ट कैन एक्सरसाइज पावर एंड फिल अप द गैप। उसके बाद उसका डोमेस्टिक वो वर्किंग प्लेस पे एक्ट आया। इस केस में भी कोर्ट कैन फिल अप द गैप, वही फिल अप गैप का काम चल रहा है। आई होप दैट स्टेट गवर्नमेंट टेक डिसीजन। लेट्स सी सर व्हाट दे आर गोइंग टू डू। हमारा जो अनुभव रहा है, शिक्षा मित्र संघर्ष कर रहे हैं, चीट भी बहुत हुए हैं, इसलिए उनका भरोसा लोगों पर है नहीं। हम तो बात करते हैं, देखो बहुत चीट हुए हैं। बहुत गहरी बात आपने कही। ये भी उनके जख्म पर मरहम लगाने जैसा होगा। इस वीडियो पर जो टिप्पणियां आएंगी वो भी उनकी भावनाएं बता देंगी आपको। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। I will connect with you again when things will move on and when the government order yes comes up of the Shiksha Mitras honorarium. Thank you so much. Thank you.